अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे, वो केस जो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। ये वो केस है जिस पे सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा ये कोशिश की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को काम से रोका जाए। जी हाँ, ये वो मामला है जब जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में एक इजलास हुआ और उस इजलास में एक आईनी तरमीम के ऊपर स्टे देने के हवाले से बातें हो रही थी। वो केस कब समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है, जिस तरमीम की वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके, और इस केस से जुड़े हुए कुछ हकाइक भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा हमारा मौजू जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में एंट्री हुई है, और ये एंट्री एक मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए हुई है। उसमें उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इस पर भी तफसील से इस वीडियो में बात करते हैं। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुरू करते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से जो एक और मुतफर्रिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है उससे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनको जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जुडिशल वर्क से रोका, उस फैसले के खिलाफ 5 जजेस यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए। उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट आमद और यहाँ से रवानगी को पल पल मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड भी किया गया। कुछ सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए, और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इंतजामी इकदामात के खिलाफ भी अलग अलग 5 जजेस ने पटिशनें फाइल की। इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ज़ाती हैसियत में एक पटिशन फाइल की, और उस पटिशन में उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता, उनको सुना नहीं गया, और बगैर सुने ये फैसला देना मुनासिब नहीं है। अब नई मुतफर्रिक दरखास्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से जो फाइल की गई है, उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जनाब जो उनको जुडिशल वर्क से रोकने का जो CPLA है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लीव टू अपील है, इसको इसी अदालती हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। यानी 22 सितंबर से 26 सितंबर तक का जो अदालती हफ्ता है, इसी अदालती हफ्ते में उनकी इस दरखास्त को, इस पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वजूहात इन्होंने एक तो ये बताई है जी कि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट बन जाएगा जिसकी वजह से फिर एक नया फ्लड गेट खुल जाएगा, और फिर किसी भी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट पेंडिंग होगी, उसके खिलाफ कोई पिटीशन फाइल होगी, और कहा जाएगा जी कि फलां जज को जुडिशल वर्क से रोका जाए, और फिर ये ना थमने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपने इस मुतफर्रिक दरखास्त जो अर्ली हियरिंग की है, उसमें यह भी कहते हैं कि मुझे सुना ही नहीं गया, और बगैर सुने ही मुझे जो है वो जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। जहाँ पे ये एतराज़ किया जा रहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हाई कोर्ट के जज बनने से पहले वकील इनरोल हुए, बार की सियासत में रहे, उस वक्त उनकी डिग्री के ऊपर एतराज़ क्यों नहीं उठाया गया, और अचानक से इतनी दिहाइयों के बाद उनकी डिग्री के ऊपर एतराज़ क्यों किया गया है। वहीं पे एतराज़ फिर यह भी उठाया जा रहा है कि जजिस कोड ऑफ कंडक्ट में अब ये तब्दीली के बाद ये सहूलत मौजूद है कि जब एक जज के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो वो ओपनली उस इल्ज़ाम की तरदीद कर सकता है। वो जज स्टेटमेंट जारी कर सकता है और कह सकता है कि ये मेरे ऊपर जो लगाया गया इल्ज़ाम है ये गलत है, बेबुनियाद है। एक जज इस मामले के ऊपर मीडिया पे भी बात कर सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, जब वो मौजूद हैं तो इसको क्यों यूज़ नहीं किया गया। तो ये वो 2 पैरेलल जो व्यूज़ हैं वो अपनी जगह के ऊपर बरकरार हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही वो फोरम है जो जज के खिलाफ कंप्लेंट को अब सुनेगा, और कंप्लेंट पेंडिंग है। लेकिन ये सवाल बहरहाल वजन भी रखता है और अहमियत का हामिल भी है कि को-वारंटों में एक ऐसी दरखास्त जिसके अभी काबिल समाअत होने या ना होने का मामला अभी पेंडिंग है। अभी ये तय होना है कि दरखास्त 199 के तहत काबिल समाअत थी भी या नहीं, है भी या नहीं, तो एक जज को जुडिशल वर्क से कैसे रोका गया। तो यही वो दरखास्त है जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं, और कह रहे हैं कि इसी अदालती हफ्ते में
ये जो 22 सितंबर से 26 सितंबर तक है, जिसमें एक दिन 2 दिन गुजर चुके हैं, मंगल सोमवार मंगल का, तो बुध जुमेरात जुमा 3 दिन है, तो 3 दिनों में ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बढ़ते हैं दूसरे मौजू की तरफ, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताएंगे तो सूरत हाल ज़रा वाज़ेह होगी। 26वीं आईनी तरमीम से पहले आइन ये था जो मोस्ट सीनियर जज होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब से जब सुबुकदोश हुए तो मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से एक तरमीम की और 26वीं तरमीम में यह कहा गया कि जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से कोई एक 2/3 से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। 3 नामों के ऊपर गौर हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे जज जो हैं वो इस मामले पे जो 3 जजेस जिनके नामों के ऊपर गौर हुआ वो भी याहिया अफरीदी साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस है। यानी अगर हम सीनियरिटी को देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन 3 नामों पे गौर हुआ और जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया 2/3 अक्सरियत से, और ये पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी थी जहाँ पे ये फैसला हुआ। 26वीं तरमीम के खिलाफ धड़ाधड़ पटिशनें सुप्रीम कोर्ट में फाइल होना शुरू हो गई। इसी असना में 31 अक्टूबर 2024 को जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में एक इजलास होता है और उस इजलास में ये कहा जाता है कि फुल कोर्ट के सामने 26वीं तरमीम के खिलाफ तमाम दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को इल्म ही नहीं होता और 4 नवंबर की तारीख भी काज लिस्ट भी जारी करने का हिदायत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाती है। इसके फिर बाद में हकायक ये सामने आए कि जब ये डिस्कशन एक स्टेज के ऊपर हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने तमाम जजेस से पूछा कि अब 26वीं तरमीम क्या 184(3) के तहत जो चैलेंज हुई है, क्या ये रेगुलर जजेस बेंच सुन सकता है, फुल कोर्ट सुन सकता है, या ये आईनी बेंच ही सुनेगा। तो बाय मेजॉरिटी ये व्यू आया कि 26वीं तरमीम जो है उसको आईनी बेंच ही सुनेगा। वो कोशिश नाकाम हुई, लेकिन उस कोशिश को आखिर तक जो है वो इस मौक़िफ़ को दोहराया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बारहा इस मामले के ऊपर खतूत लिखे और ये कहा जी कि 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करें। जस्टिस मंसूर अली शाह की इस मौक़िफ़ की सियासी जमातों ने भी तायीद की, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा जो आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या आइन बहाली तहरीक के नाम से कुछ जमातें इकट्ठी हुई, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर, महमूद खान अचकज़ई, हामिद खान, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, ये लगभग कोई 10-11 जमातें बनती हैं। ये भी अचानक सुप्रीम कोर्ट में आई और उन्होंने जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर के उस 31 अक्टूबर 2024 के इजलास जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से बाला बुलाया गया था, उस इजलास में किए गए फैसले की हिमायत में पटिशन फाइल कर दी और कहा जी कि फुल कोर्ट के सामने ये केस फिक्स करें। और बिल्कुल दुरुस्त है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का ये मौक़िफ़। इस बात को बहरहाल क्रिटिसाइज किया जाता रहा है कि ये वो 2 जजेस हैं जिन्होंने इजलास बुलाया और 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने पर की बात की, जो खुद इस 26वीं तरमीम से मुतासरा हैं। तो वो जजेस जो बजाते खुद 26वीं आईनी तरमीम से मुतासरा हैं, वो किस तरह से इस मामले के ऊपर जो है वो इजलास बुलाकर और ये फुल कोर्ट बनाने की बात जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ये व्यू था कि जो जज बराह रास्त मुतासरा हो तो क्या उसको उस हवाले से फिर उस वजह से जो है क्योंकि मफादात का टकराव का एक सवाल बहरहाल इस मामले के ऊपर पैदा ज़रूर होता है। तो बहरहाल जी वो यहाँ पे ये मुस्तफ़ा नवाज खोकर और इन तमाम सियासी जमातों ने पटिशन भी फाइल की। उस पटिशन पे एतराज़ लगे कि जनाब आप कोई ज़ाती अगर कोई मसला है तो वो 184(3) में नहीं आता। अब एक समाअत 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के ऊपर हो चुकी है। अब दूसरी समाअत के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और उसकी तारीख और बेंच में जो 8 जजेस हैं वो कौन कौन से हैं, मुख्तसरन आपको उसका अहवाल भी मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ये जो दरखास्तें हैं इनको 7 अक्टूबर के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच इन दरखास्तों पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंडोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी,
شامل ہیں، جبکہ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان کے علاوہ جسٹس شاہد بلال حسن بھی اس بینچ میں شامل ہیں۔ یہاں پہ ایک ٹوسٹ ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جب آئینی بینچ کی پہلی سماعت ہوئی تھی اس وقت یہ 8 ججز نامزد تھے۔ اب سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے لیے ججز نامزدگی جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہوئی ہے، ججز اور بھی ایڈ ہوئے ہیں آئینی بینچز کے لیے، تو اب نامزد آئینی بینچز کے لیے ججز کی تعداد 15 ہو چکی ہے۔ کیا درخواست گزاران کے وکلاء یہ اعتراض کریں گے کہ تمام آئینی بینچز کے لیے نامزد ججز کو اس بینچ میں آئینی بینچ میں شامل کیا جائے؟ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تو صورتحال اس طرف جائے گی، اور اگر یہ معاملہ اس طرف نہیں ہوتا تو کیا ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے، ابھی نوٹسز ہوئے ہیں، پروسیڈ کیس کو آگے بہرحال ہونا ہے، تو ایک اہم بات ہے۔ دوسرا، جیسے منصور علی شاہ کے اس موقف کی تائید میں، کیونکہ کچھ پٹیشن جو جیسے میں نے آپ کو اظہار کیا، مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں، پی ٹی آئی ہے، سنی اتحاد کونسل ہیں، یہ وہ پٹیشنر ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں بھی پٹیشنر ہیں، تو وہ یہی موقف ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں دہرائیں گے۔ وہ جو پرانے والا فل کورٹ تھا، جو ریگولر ججز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور اس پر مشتمل جو ہے ایک بینچ بنایا جائے جو اس کیس کے اوپر سماعت کریں۔ تو کیا پھر تمام ججز پر مشتمل جو 23-24 سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ہیں ان پر مشتمل بینچ جو ہے وہ ہیئرنگ کر سکتا ہے 26ویں ترمیم کی؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب اس عدالتی پروسیڈنگ سے جڑی ہوئی ہیں، اور 7 اکتوبر کا روز طے کیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ان درخواستوں کے اوپر سماعت کے لیے۔ ایک بڑی خبر، اور 26ویں آئینی ترمیم اگر جسٹس امین الدین خان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے طے ہو جاتی ہے تو پھر آئینی بینچ کی جو سربراہی ہے وہ کس کو ملے گی؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی آئینی بینچ کے سربراہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو پہلا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور یہ بات اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا تھا جناب کہ وہ ججز جو متاثرہ ہیں 26ویں ترمیم سے، جن کو فائدہ ہوا ہے، وہ آئینی بینچ کی نامزد نہ ہوں، تو وہ ججز ایکسکلوڈ کر دیے گئے تھے۔ تو اگر 26ویں ترمیم طے ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی بھی آئینی بینچ میں آ سکتے ہیں؟ کیا تمام ججز بھی آ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بہرحال آگے چل کے ہمیں ان کا جواب ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔